हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा बुद्ध का जीवन समझते हैं और बुद्ध के जीवन से आगे चलकर निकालेंगे बुद्ध के दर्शन की बहुत सारी बातें। बुद्ध के जीवन को हम भाग 1 इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ से केवल शुरुआत हो रही है। भाग 2 में बुद्ध का दर्शन, भाग 3 में हीनयान, भाग 4 में महायान, भाग 5 में नवयान, इस तरह से 5 भागों में इसको कर लेंगे। सबसे पहला सवाल ये कि बुद्ध की कथा हमें मिलती कहाँ से है और वो क्या बहुत प्रामाणिक कथा है भी या नहीं, इसको हम कैसे डिसाइड करें। त्रिपिटक आपने शब्द जरूर सुना होगा, सुना है? त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरी, त्रि यानी 3, पिटक यानी टोकरी। जब बुद्ध की मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में, तो उनकी मृत्यु के एकदम बाद उस समय अजातशत्रु मगध साम्राज्य का शासक था। साम्राज्य कहें, महाजनपद कहें, जो भी, उस समय तो महाजनपद वाली हालत ज्यादा थी। उसको लगा कि भाई बुद्ध ने जो कहा इकट्ठा करना बहुत जरूरी है वरना बिखर जाएगा। उसने तुरंत किया कि प्रथम बौद्ध संगीति या फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति का मतलब है जहां पर संगीत आदि की मदद से पाठ होगा चीजों का, और चीजों को हम इकट्ठा भी कर लेंगे। और पहली बौद्ध संगीति में यह हुआ कि क्या क्या बुद्ध ने कहा था नोट करो। तो 2 पुस्तकें उस समय इकट्ठी की गई, लिखी नहीं गई, बोली गई। विनय पिटक को जिस व्यक्ति ने बोला वो एक नाई समुदाय का व्यक्ति था, उसका नाम था उपाली। आज इस कहानी में उपाली का जिक्र आएगा कि उसका महत्व क्या है, ध्यान रखना है। उपाली एक नाई था और उसका इतना सम्मान इस संघ में धीरे धीरे हुआ कि उसने विनय पिटक की रचना की। दूसरी रचना थी सुत्त पिटक। सुत्त पिटक की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम था आनंद, जो बुद्ध का फर्स्ट कजन था, कह सकते हैं, चाचा का बेटा था और उनका निजी सहयोगी भी था। लंबे समय तक सचिव रहा, सहचर रहा, और जीवन के आखिरी क्षण में जो व्यक्ति उनके साथ खड़ा हुआ था वो था आनंद। सुत्त पिटक में क्या है कि सूत्र क्या क्या बुद्ध ने दिए। विनय पिटक में क्या है कि बौद्ध संघ में भिक्षुओं के लिए, भिक्षुणियों के लिए क्या क्या नियम हैं, विनय के नियम हैं। सुत्त में सूत्र हैं, क्या क्या सूत्र दिए। और इस सुत्त पिटक के बहुत सारे हिस्से बनाए गए। आपने एक दीघ निकाय का नाम सुना होगा, एक मध्यम या मध्यम निकाय का नाम सुना होगा, और किसका एक संयुक्त निकाय इसमें आता है, इसका भी जिक्र खूब चलता है। हमारे भी काम बीच में ये सब चीजें आने वाली हैं। तो 5 निकाय इसके अंतर्गत बनाए गए, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, और एक को बोलते हैं अंगुत्तर निकाय। हाँ, अंगुत्तर। और 5वां कौन सा है? एक और है, 5वें का नाम चलिए याद है तो बताऊंगा। इसमें से दीघ निकाय जो है, दीघ निकाय में एक रचना है जिसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण सूत्र, और ये बौद्ध परंपरा की बहुत प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, महापरिनिर्वाण सूत्र। ये जो 5वां निकाय है इसको बोलते हैं खुद्दक निकाय, खुद्दक। और ये ध्यान से समझ लीजिए, हो सकता है आपके कभी परीक्षा में भी आ जाए। आपने एक शब्द सुने, जातक कथा। कितनी जातक कथाएं हैं लगभग? जातक कथाएं अगर मैं ठीक याद कर रहा हूं तो लगभग 547 के आसपास हैं। जातक कथाएं जहां संकलित हैं उस पुस्तक का नाम है खुद्दक निकाय। तो खुद्दक निकाय में से बुद्ध की बहुत सारी कहानियां मिलती हैं। महापरिनिर्वाण सूत्र जो कि दीघ निकाय का हिस्सा है, यहां से थोड़ी सी कहानियां मिलती हैं। अभिधम्म पिटक में बुद्ध की फिलॉसफी है। जैसे आप देखते हैं कि वेद और उपनिषद में जो अंतर है, उपनिषद में क्या चीज है? फिलॉसफी, गहरी फिलॉसफी है। तो जो हिस्सा हमारे यहाँ वेदों में हिंदू धर्म माना गया, अभिधम्म पिटक की भूमिका वही है जिसमें डीप फिलॉसफी बुद्धिज्म की है। और ये लिखा गया था बाद में तीसरी बौद्ध संगीति जो अशोक ने बुलाई थी 250 ईसा पूर्व में, ये उसमें लिखा गया। पर हमें सबसे ज्यादा मतलब नहीं। आपने बचपन में बुद्ध की कहानी जरूर सुनी होगी, आपके स्कूल में बताई गई होगी, और उसमें बताया गया होगा कि बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे, उसके बाद बुद्ध का हृदय परिवर्तन हो गया था। एक देखा था बूढ़ा आदमी, एक देखा था बीमार आदमी, एक देखा था शव यात्रा का दृश्य, और एक देख लिया था भिखारी। भिखारी भिखारी वो सन्यासी भी था, उसका जिक्र आएगा थोड़ी देर में, है ना। इन 4 को देखा
और उनको लगा कि जीवन में कुछ नहीं रखा है। ये जो कहानी आपने सुनी है वो कहानी जिस पुस्तक से ली गई है वो पुस्तक है अश्वघोष की बुद्ध चरित्र। अश्वघोष बहुत ही रोचक किस्म के आदमी थे और कालिदास के बाद अगर संस्कृत साहित्य में किसी का सम्मान है तो वो अश्वघोष का है। बुद्ध चरित्र इनकी एक रचना है, सौंदरानंद दूसरी रचना है। इनका नाम कैसे पड़ा? ये इतने बड़े विद्वान थे कि एक बार जब कुषाण राजा कनिष्क के सामने एक चैलेंज हुआ तो इनको बौद्ध दर्शन की व्याख्या करने के लिए खड़ा किया गया। इन्होंने बौद्ध दर्शन की ऐसी व्याख्या की कि जो घोड़े 5-6 दिन से भूखे थे और बेकरार थे कि रस्सियां तोड़ के हम चले जाएंगे, मतलब तूफान मचा देंगे, वो घोड़े भी चुप होकर सुनने लग गए बुद्ध की फिलॉसफी इनके मुंह से। और तब इनका नाम पड़ गया अश्वघोष। अश्व भी जिनका घोष सुनते हैं, जिनकी घोषणाएं सुनते हैं, जिनकी बातें सुनते हैं, इतने बड़े विद्वान थे। लेकिन अश्वघोष का संबंध है महायान परंपरा से। अब मैं आपको एक मोटा सा अर्थ बता रहा हूं ताकि आप जब भी मैं हीनयान महायान बोलूं हल्का हल्का जिक्र रहेगा, आप समझ जाए। हीनयान का मतलब है जो बुद्ध ने कहा था उसके नजदीक, लगभग वैसा ही। और बुद्ध भगवान को, आत्मा को, परलोक को आमतौर पर नहीं मानते थे, केवल निर्वाण की बात मानते थे। वो कैसे मानते थे हम समझेंगे। निर्वाण और पुनर्जन्म दो चीजें मानते हैं, वो हम समझेंगे कैसे मानते थे। महायान आते आते लोगों को लगा कि भाई मजा नहीं आता उसके बिना, कुछ तो होना चाहिए उधर भी। तो महायान का मोटा मोटा मतलब है जिन्होंने बुद्ध की परंपरा में परिवर्तन करके भगवान, देवता वो सब थोड़ा ज्यादा करना शुरू कर दिया। और अश्वघोष महायान की परंपरा के हैं। तो अश्वघोष की रचना में बहुत इहलौकिक बातें होंगी या पारलौकिक बातें भी ठीक ठाक होंगी, खूब होंगी। और अश्वघोष की कहानी इतनी प्रसिद्ध हुई, इसमें कुल मिला के 28 चैप्टर थे, जिनमें से 14 चैप्टर ही मिलते हैं, बाकी 14 गायब हो गए हैं 15 से 28 तक। पर मजे की बात है, इस पुस्तक का अनुवाद चीन में हुआ। इस पुस्तक का अनुवाद बहुत सारे देशों में, म्यांमार में हुआ, चीन में हुआ, तिब्बत में हुआ। उनमें पूरे 28 चैप्टर थे। तो बाद में उनके चैप्टर्स के अनुवाद वापस करके हमने देखा कि अश्वघोष ने क्या लिखा था। और अश्वघोष को पढ़ने का बेसिक मतलब है महायान की निगाह से बुद्ध के जीवन को समझना। और ध्यान रखना है, अश्वघोष ने बुद्ध को अपने सामने देखा नहीं था। अश्वघोष का समय 2nd सेंचुरी एडी का है, 1st और 2nd सेंचुरी एडी का है। बुद्ध की मृत्यु के लगभग 550 साल के बाद अश्वघोष लिख रहे थे। और 550 साल में कहानियां कैसे बदलती जाती हैं पीढ़ियों के साथ। ऐसा होता ना, लोग अपने हिसाब से थोड़ा बहुत उसको बदलते हैं। सम्मान में थोड़ा बदल दिया, कुछ चीज़ें खराब थी उनको हटा दिया, बदलते बदलते कहानी पहुंची अश्वघोष के पास और उसने हम सबके लिए लिख के छोड़ी। एक किताब ललित विस्तर सूत्र है, ये भी महायान की है। ये अश्वघोष से भी थोड़ा आगे है कल्पनाएं करने में। इनके हर बात में देवता आते ही आते हैं, जबकि बुद्ध कह रहे हैं कि देवता नहीं होते। और बुद्ध की जीवनी में आप इन दोनों पुस्तकों को पढ़ेंगे, हर जगह आपको देवता ही देवता नजर आते हैं। जातक कथाएं मैंने पहले आपसे कह दिया कि वो खुद्दक निकाय का हिस्सा, तो हमने उसको जिक्र कर दिया। तो मोटी मोटी बात, एक कहानी बनती है त्रिपिटक से जो थोड़ा सा रीजनेबल कहानी मानी जाती है। एक कहानी बनती है बुद्ध चरित्र सूत्र से, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा चेंज आया वो यहाँ से आया। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने किताब लिखी, क्या नाम था उसका? बुद्ध और उसका धम्म, बुद्ध और उनका धम्म। ये किताब ऐसी है कि इसने बौद्ध परंपरा में तूफान मचा दिया, एकदम तूफान मचा दिया। और इंटरेस्टिंग बात है कि आज के समय भारत में जो बौद्ध समुदाय है, जब डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध बने उस समय भारत में बौद्ध लोग बहुत कम थे, संख्या बहुत ही कम। आज जो भारत में बौद्ध समुदाय है, मेरे ख्याल से उसमें से 80-90% वो बौद्ध हैं जो डॉक्टर अंबेडकर के बाद बौद्ध बने, नव्यान परंपरा के बौद्ध हैं। और उनको अश्वघोष की बुद्ध चरित्र में विश्वास नहीं है, उनको ज्यादा विश्वास डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म में है। लेकिन जो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट थे, हीनयान महायान के लोग, वो इससे बड़े नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि इस किताब का नाम होना चाहिए अंबेडकर और उनका धम्म, ये बुद्ध का धम्म नहीं। पर अंबेडकर की अपनी अप्रोच थी। क्या अप्रोच थी? अंबेडकर ने कई सवाल खड़े किए। आप बताइए वो सवाल
जायज़ हैं या गलत सवाल है? अभी अभी आपने बताया कि बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे, उसके बाद बुद्ध का हृदय परिवर्तन हुआ, वो सन्यासी हो गए, भिक्षुक हो गए। जब बुद्ध ने वो 4 दृश्य देखे थे, बुद्ध की उम्र 28-29 वर्ष की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब की भूमिका में लिखा, मैं ये मान नहीं सकता कि 28-29 साल का युवक, उसने कभी कोई बूढ़ा ना देखा हो। अपने पिता को देखते ही होंगे कम से कम। ये कैसे संभव है कि 28-29 साल के व्यक्ति ने किसी बूढ़े को देखा ही नहीं, किसी बीमार को नहीं देखा? शव यात्रा 1 सेकंड को मान लेते हैं कि उनके सामने ना पड़ी हो, कभी बूढ़े को नहीं देखा, बीमार को नहीं देखा, सन्यासी या भिक्षु को नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है? और इसलिए मैं हरगिज मानने को तैयार नहीं हूं कि बुद्ध चरित्र के ये वर्णन सही है। बुद्ध को उनके असली व्यक्तित्व से काट के दिखाया गया है, ये उनका कहना है। फिर वो दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि मैं मान नहीं सकता कि बुद्ध जैसा साइंटिफिक दिमाग का आदमी ये कहे पहले आर्य सत्य में कि संसार में केवल दुख है, सर्वम दुखम दुखम। कोई भी व्यक्ति समझता है कि संसार में दुख भी है और सुख भी है। बुद्ध जैसा वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी, इतना गहरा व्यक्ति, ऐसा कैसे कह देगा कि केवल दुख है? और यदि ऐसा है तो फिर हमारे पास रास्ता क्या बचता है? फिर तीसरी बात, बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना। ये बात बहुत ही तारीफ की बात है डॉक्टर अम्बेडकर के हिसाब से, लेकिन कर्म सिद्धांत को मान लिया, पुनर्जन्म को मान लिया और निर्वाण या मोक्ष को मान लिया। ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हो सकती है? बुद्ध जैसा वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी कॉन्ट्राडिक्शन क्यों करेगा? मैं स्पष्ट कर दूं, कॉन्ट्राडिक्शन है नहीं, बुद्ध ने समझाया इसको, पर डॉक्टर अम्बेडकर की निगाह में कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन करेगा? और चौथी बात कि बुद्ध ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को सन्यासी बनाया, भिक्षुक बनाया। आपने सुना होगा भिक्षुक संघ था, बाद में भिक्षुणी संघ भी बन गया था, जिसमें उनकी जो मौसी थी महाप्रजापति वो भी थी, यशोधरा भी आ गई थी। आपने आम्रपाली का नाम सुना होगा, अम्रपाली का नाम, वो भी उसमें थी, और बहुत सारी महिलाएं थी। उनमें से 73 महिलाओं ने एक किताब लिखी, थेरी गाथा, जो दुनिया की सबसे मतलब बहुत रोचक पुस्तकों में से एक मानी जाती है, जिस पर आपका कभी कोई प्रश्न आ भी जाए परीक्षा में तो बड़ी बात नहीं। चौथा सवाल ये है कि बुद्ध ने जो भिक्षु संघ बनाए, उनकी सामाजिक उपयोगिता क्या थी? आप एक शहर में गए, आपने एक अच्छी स्पीच दी, 10,000 युवाओं ने कहा कि हमको बौद्ध बनना है, आपने कहा आओ, अब उनको ले गए। वहां रहते, खेती करते, पढ़ाई करते, रिसर्च करते, युद्ध करते, कुछ तो करते, उत्पादक काम करते, बाजार में जाते, दुकान चलाते, कुछ तो करते। आप उनको संघ में ले गए। संघ में वो क्या करते हैं? संघ में वो धर्म चर्चा करते हैं, धार्मिक जीवन जीते हैं, पर उससे सामाजिक उत्पादकता क्या होती है उसकी? और अम्बेडकर ने कहा कि मैं ये मान नहीं सकता कि बुद्ध जैसा वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी ऐसे संघ की स्थापना करेगा जिसमें भिक्षुओं की सामाजिक उपादेयता न बनती हो। और इसलिए इन 4 चीजों और एक 5वीं चीज का जिक्र वो बीच बीच में करते, भूमिका में इन 4 का जिक्र किया कि जो बुद्ध परलोक को प्रायः खारिज करते थे, उनकी जीवनी में इतनी सारी पारलौकिक बातें, मैं नहीं मान सकता कि ये बुद्ध के बारे में सही है। और इसलिए मैं इन सब अंतर विरोधों को यथासंभव दूर करके, जितना मेरे पास समय है, जितना मेरी क्षमता है, बुद्ध चरित्र को ही बेस लेके चल रहा हूं। पर जहां जहां मुझे लग रहा है कि चीजें बहुत गलत हो रही हैं, मैं उनको अपनी तार्किक दृष्टि से ठीक करूंगा, बदलूंगा, और एक ऐसी किताब लिखूंगा जो भारत के बौद्ध लोगों के लिए क्या काम करेगी? बाइबल का काम करेगी। तो बौद्ध बाइबल बनाने की मेरी इच्छा है, और नहीं भी बना पाऊंगा तो कम से कम कुछ प्रश्न खड़े कर दूंगा, ताकि बौद्ध समुदाय उन प्रश्नों पर सोचे कि इनका क्या सही उत्तर हो सकता है। ये मेन सोर्सेज हैं। कुछ और किताबें आपने सुनी होंगी, बहुत प्रसिद्ध हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आप जानते हैं, चांद पे गए थे, उनकी बेटी थी कैरिन आर्मस्ट्रॉन्ग, उसने किताब लिखी बुद्ध, बहुत अच्छी किताब मानी जाती है। द लाइट ऑफ एशिया एक बहुत प्रसिद्ध किताब है जो एडवर्ड ऑर्नल्ड की लिखी हुई है, उसको भी लोग यूज़ करते हैं।
हरमन हेसे की एक किताब सिद्धार्थ है, ये सब किताबें हैं जो बुद्ध के बारे में बड़ी प्रामाणिक हैं। इन सब के बेस पर बुद्ध की कहानी दुनिया भर में समझी जाती है, तो हम इन्हीं सबको दिमाग में रखकर बुद्ध की कहानी की बात करने वाले हैं। चलिए देखिए, फिलॉसफी का एक सूत्र है, मेरा अपना सूत्र तो ये है, आपको किसी भी समय के किसी भी फिलोसफर को समझना हो, उस समय की परिस्थितियां थोड़ा समझ लीजिए, आप पाएंगे वो फिलोसफर वही बोलेगा जो उसकी परिस्थितियां उससे बुलवा रही होंगी। इतना ही नहीं, अगर आपकी परिस्थितियां किसी को पूरी ज्ञात हो तो आप लगभग वही बोलेंगे जो कोई समझदार व्यक्ति कल्पना कर सकता है कि इन परिस्थितियों में कोई क्या बोलेगा। तो बुद्ध के काल में, बुद्ध का समय आपको पता है 6th सेंचुरी BC का था, तो उस समय कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी, आपने हिस्ट्री में खूब पढ़ा हुआ है, हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं, मोटी मोटी 3-4 बातें ताकि आपको ध्यान रहे। 6th सेंचुरी BC में आर्थिक परिस्थिति में आपको पता है कि कृषि कार्य में पहली बार लोहे का प्रयोग बड़े पैमाने पर होना शुरू हुआ था, और लोहे का प्रयोग होने से सबसे पहले 1-2 परिणाम क्या हुए थे। एक तो खेती की जमीन बढ़ गई थी, क्योंकि अब काट सकते हैं जंगलों को, है ना, और दूसरा लोहे का फाल यूज करने लगे तो उससे जमीन की उत्पादकता बढ़ गई थी। तो जमीन भी बढ़ गई, जमीन की उत्पादकता भी बढ़ गई, गंगा यमुना के आसपास सब सारा काम कर रहे हैं, पानी है ही जमीन में, सिंचाई होती ही है, और इसलिए कुल मिला के जो उत्पादन है कृषि का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कृषि जैसी किसी समाज में शुरू होती है ना, पहली बार परमानेंट सेटलमेंट होना शुरू होता है, वरना लोग तो खाना बदोश होते हैं। अब कृषि है तो लोग स्थायी रूप से रहने लग जाते हैं, वहीं बस जाते हैं, घर बनाने लगते हैं, गांव बनाने लगते हैं। अब ये सब हमारे देश में उत्तर भारत के क्षेत्र में शुरू हो गया था। अब उत्पादन जब बढ़ा तो सीधी सी बात है, उत्पादन बढ़ेगा तो सरप्लस बचेगा, यानी कि अधिशेष बचेगा। अधिशेष का मतलब ये कि जो हमने कंज्यूम किया उसके बाद बहुत सारा बच गया है। जब बहुत सारा बच गया है, इस किसान के पास चावल बचा है, उस किसान के पास मान लीजिए गेहूं बच गया है, उसके पास बाजरा बच गया है, उसके पास कपास बच गया है, तो ये क्या करेंगे, या तो बार्टर करेंगे या चाहेंगे ऐसे सेंटर्स बने जहां पर खरीद बेच हो सके। वो सेंटर्स जो बनेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, अर्बन सेंटर्स बोलते हैं। तो जिसको हम भारत के इतिहास से सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हैं, वो इस समय होना शुरू हुआ और शहर बनने शुरू हो गए। उन शहरों में बाजार बनने शुरू हो गए, उन बाजारों में लेन देन होना शुरू हुआ, खरीद फरोख्त होने शुरू हुई, बेचना शुरू हुआ। और जब खरीदना बेचना होगा, एक समय तक बार्टर सिस्टम या विनिमय पद्धति से काम चल जाता है, पर एक समय के बाद नहीं चलता है। तो ये आप चावल लेके घूम रहे हैं और जो बेच रहे हैं वो भी चावल लेके घूम रहे हैं, सब चावल लेके घूम रहे हैं, तो कैसे व्यापार होगा। तो अंत में फिर होता है कि भाई कोई एक ऐसा सांकेतिक वस्तु हमारे पास हो जिसकी मदद से हम व्यापार कर सकें, और इसको बोलते हैं मुद्रा। और इसी समय मौद्रिक अर्थव्यवस्था की शुरुआत भारतीय इतिहास में होने शुरू हुई। तो बुद्ध का समय इकोनॉमिक्स की दृष्टि से बहुत ही तूफानी समय था। पहली बार सरप्लस, पहली बार अमीरी, बड़े बड़े शहरों में रंगशालाएं, नृत्यशालाएं, ये वो बहुत सारे पब और वो सब बनने शुरू हो गए थे। युवा लोग एकदम मस्त हुए पड़े थे कि शहर में जो बात है वो बात गांव में थोड़ा होती है। और मुद्रा भी आ गई थी, लोग मुद्राएं ले लेके घूम रहे हैं, और एक नया माहौल था। जैसे कोई नया शहर डेवलप होता है, सिंगापुर जैसे डेवलप हुआ 30-40 साल में, दुबई हुआ 20-30 साल में, तो वहाँ के जो लोग शुरू में थे और 30 साल बाद जब वो देखते होंगे अंतर क्या है, कुछ कुछ वैसा अंतर यहाँ के समाज को उस समय दिख रहा होगा, अभी मान सकते हैं। राजनीतिक परिस्थितियां ये थी कि आपने एक शब्द सुना होगा, महाजनपद। ऋग्वेद के ज़माने में छोटा इलाका था तो वो जन था, लेटर वैदिक में थोड़ा बड़ा हुआ तो उसका नाम जनपद हो गया। अब जनपद को और बड़ा करना था तो वो क्या हो गया, महाजनपद हो गया। जनपद का मतलब जिला होता है। आजकल बोलते हैं उत्तर प्रदेश में कि इस जनपद में एसपी साहब बन गए हैं, उस जनपद में डीएम साहब बने हैं, तो जनपद तो आज भी होता है। महाजनपद का मोटा मोटा मतलब समझ लीजिए रेंज या कमिश्नरी समझ लीजिए, कि जैसे इलाहाबाद एक कमिश्नरेट है, उसके आसपास 3-4 जिले मिला के हो जाएगा, महाजनपद हो जाएगा। तो महाजनपद का मतलब आजकल का डीआईजी जो होता है ना, डीआईजी के पास जितना इलाका है 3 या 4 जिले, उसको बोलते हैं महाजनपद, लगभग कुछ कुछ वैसा। तो करीब 16 महाजनपद उस समय बन चुके थे। और महाजनपद क्यों बन रहे थे, कैसे बन रहे थे, बहुत सिंपल सी बात है। इनमें से अधिकांश में राजतंत्र था, कहीं कहीं इनमें गणतंत्र की व्यवस्था भी थी, जहां पर थोड़ा सा सिस्टम डेमोक्रेटिक हो गया था। राजाओं की शक्तियां बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी, सिंपल सी बात है, आमतौर पर इकोनॉमिक्स से ही चीजें डिसाइड होती है काफी हद तक, यहां भी दिख रहा था।
जब अधिशेष उत्पादन हुआ, खूब खरीद बेच होने लगा, नगर बनने लगे, जब आर्थिक क्रियाएं बहुत ज़्यादा होंगी तो उससे क्या होगा, कर मिलेगा, कर आएगा तो राजस्व बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा तो जो राज का कोष है वो बढ़ेगा, कोष बढ़ेगा तो राजा कहाँ खर्च करेगा, सेना पे खर्च कर सकता है, वो हथियारों पर खर्च कर सकता है, आयुध पर खर्च कर सकता है। और जैसे जैसे सेना और हथियार बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या बन जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप बन जाएगा कि सारी दुनिया का मालिक मैं हूँ, बादशाह मैं हूँ, जिसको मन करेगा मार दूंगा भाई। ऐसी ताकत बढ़ती है ना। जनपद से महाजनपद बनना और अमेरिका का ये कहना कि ग्रीनलैंड भी हमारा है, वेनेजुएला भी हमारा है, ईरान भी हमारा है, इसमें कोई अंतर थोड़ा है। सत्ता जितनी बड़ी होती जाती है और सत्ता के पास जितने संसाधन इकट्ठे होते हैं, सत्ता चाहती है और बढ़ जाऊं मैं। आज से 100 साल बाद मंगल ग्रह पे युद्ध होंगे कि मंगल का ये इलाका मेरा है, ये इलाका तेरा है, क्योंकि भूख कहाँ खत्म होती है। और उस तरह से उस समय राजा बड़े हो रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं और उनके बीच में संघर्ष दिख रहा है। और महाजनपद के समय में एक नया सा ट्रेंड है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का, जिसका असर याद रखिएगा। ये महाजनपदों का छोटा सा एक नक्शा है, आप लोग तो जानते ही हैं, कहने की बात ही नहीं है। ये जो है हमारा उत्तर भारत है। उत्तर भारत में मोटे तौर पर जिन जगहों पर बुद्ध का संबंध रहा, अगर मैं उनकी बात करूं, ये मगध है। मगध में कौन था राजा उस समय, बिंबिसार था, है ना, जिसका बेटा अजातशत्रु होगा, जो अपने बाप को ही मार देगा, है ना। ये जो वज्जी है, वज्जी की राजधानी थी वैशाली। अगर आप पटना से जाएंगे थोड़ा सा हाजीपुर की तरफ बढ़ेंगे आगे तो वैशाली आज भी आता है, वो वैशाली है। वो वज्जी जो था गणतंत्र, उसका इलाका था। मल्ल का मतलब आज का हो गया गोरखपुर। तो जो कुशीनगर है जहां बुद्ध की मृत्यु हुई वो मल्ल इलाके में आता था, लेकिन आजकल जो गोरखपुर के आसपास का इलाका है उसको आप कह सकते हैं कि मल्ल महाजनपद था। कोसल महाजनपद का मतलब, कोसल तो कौशल्या का इलाका, अयोध्या, अयोध्या उसके केंद्र में है। लेकिन उस समय जो कोसल था उसकी राजधानी कौन सा शहर था, श्रावस्ती थी। तो श्रावस्ती या सावत्थी बोलते थे पाली भाषा में। तो जब भी मैं श्रावस्ती या कौशल बोलूं आप इसका ध्यान रख लीजिएगा। और कौशल के उस समय जो राजा थे उनका नाम था प्रसेनजीत। इनका जिक्र बहुत ज्यादा आएगा क्योंकि बुद्ध के जीवन पर इनका बहुत प्रभाव है, प्रसेनजीत का। तो ध्यान रखना है, कौशल मतलब प्रसेनजीत का इलाका, श्रावस्ती उनकी राजधानी है। प्रसेनजीत का एक बेटा भी है जिसका नाम है जेत, उसका नाम भी आएगा। जेतवन सुना है कभी आप लोगों ने? तो जेतवन किसका था, बेसिकली जेत का था, यहां से बना है। तो प्रसन्न जेत का बेटा जेत, जिसका जिक्र कहानी के दूसरे हिस्से में आएगा। इधर काशी को समझ लें कि यहां पर एक जगह थी सारनाथ। वाराणसी तो है ही, सारनाथ ऐसी जगह है जहां पर इनका लिंक रहा। मगध साम्राज्य के दो इलाके बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक है राजगीर और एक इलाका है गया। वही गया जिसका नाम बाद में हो गया बोध गया, क्योंकि वहां बोधि मिली। तो गया और राजगीर ये थे मगध में। वज्जी में वैशाली हो गया। वैशाली में जो समुदाय काम करता था उसको लिच्छवी कहते थे। तो लिच्छवियों का शासन तंत्र यहाँ पर चलता था। कुशीनगर में मल्लों का ही था, तो आज का गोरखपुर, इसको ध्यान रखिए। ये 5-6 हैं। हालांकि उनकी यात्रा तो और भी हुई, आगे भी हुई, कुरु तक भी हुई, लेकिन मुख्य रूप से बुद्ध के पूरे जीवन का संबंध इन 5-6 जगहों से